वेरी मॉर्निंग 5th क्लास, दिस इज़ दीप्ति सिंह। आज हम अपने पढ़ने वाले हैं ब्लू कलर की वैशाली बुक, जो कि हिंदी व्याकरण की है। क्या नाम है बुक का? वैशाली। क्या नाम है? वैशाली। टोटल जो चैप्टर हैं आपके 23 हैं। कितने चैप्टर हैं आपके? 23। जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। भाषा जैसे मैं आपको बोल के समझा रही हूँ ना, और समझ रहे हो आप लोग, इसको ही भाषा कहते हैं। लिपि जो भाषा हम यूज़ करते हैं उसको लिखने का ढंग होता है, चिन्ह लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। और व्याकरण जो भाषा हम बोल रहे हैं इसको शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, समझना, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उसको व्याकरण बोलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, कल हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। इस दुनिया में मानव जाति ही ऐसी है जिसे प्रभु ने अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने तथा सोचने की, समझने की शक्ति दी है। केवल इंसान ही, हम लोग ही ऐसे हैं, मानव जाति ही ऐसी है जो बोल पाती है और समझ पाती है। व्यक्ति बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर लिखकर भी अपने मन की बात को स्पष्ट करता है। मतलब या तो बोल देता है या लिखकर भी बता देता है। इन दोनों माध्यम का मूल आधार भाषा ही है। संकेतों या इशारों के सहारे अपनी बातों, विचारों या भावनाओं को हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाते। मतलब संकेत देंगे, इशारा करेंगे तो अपनी बात को पूरी तरह से नहीं समझा पाते हैं। इसी कारण हम संकेतों या इशारों को भाषा नहीं कहते। इसी कारण यानी कि हम लोग संकेत या इशारे से पूरी बात नहीं समझा पाते ना, इसलिए भाषा नहीं कहते। अतः हम क्या कहेंगे? भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा हमारे जो भाव हैं, विचार हैं, इसके आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, और आप इसको ले रहे हैं, मैं आपको दे रही हूँ अपनी बात और आप इसको ले रहे हैं, ये क्या हो गई? भाषा। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के रूप दो होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम मुँह से बोलकर, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है, बोल दिया, जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ ना, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक, यह गेंद कितने की है? इसने पूछा, यानी कि ये मौखिक भाषा का यूज़ कर रहा है। यहाँ दुकानदार तथा लड़का एक दूसरे की बातों को सुनकर और बोलकर, इसने बोला और इसने सुना, अपनी बातों को समझा रहे हैं। अर्थात ये दोनों बोलकर और सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। समझ में आ गया होगा मौखिक रूप। लिखित रूप क्या होता है? जब अपना होमवर्क करके आप व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में सेंड करते हैं तो वो हो जाती है लिखित भाषा। ठीक, जैसे जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे ये देखिए लिख रहा है ना, आप भी होमवर्क करते हो, कंप्यूटर पे भी लिखते हैं। चलिए, ऊपर दिए गए चित्र में धीरज कंप्यूटर पर अपने दोस्त रमन को ईमेल करके गृह कार्य बता रहे हैं। आजकल हम लोग भी यही करते हैं ना, कि अगर कोई फ्रेंड पूछता है, हम लोग भी क्या करते हैं, अपना होमवर्क वगैरह अपने दोस्तों को बताते हैं, फ्रेंड्स को बताते हैं। यहाँ धीरज और रमन लिखकर और पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम लोग भी यही करते हैं ना, टीचर्स आपकी होमवर्क देती हैं और आप होमवर्क वापस भेजते हो। तो यह भाषा का लिखित रूप है। हम भाषा का मौखिक रूप संभाल कर नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोगों ने बोल दिया, लेकिन नहीं, उसको अपन लोग संभाल के नहीं रख सकते। अब तो वॉइस मैसेज तो भी रख सकते हैं फिर भी, लेकिन जैसे सपोज़ अपन लोग दो लोग बातें कर रहे हैं तो उनको संभाल के नहीं रख सकते। हम जो भी बोलते हैं या तो अपने विचार प्रकट करते हैं तो विचार बोलने के बाद याद नहीं रहते कि हमने क्या बोला। इसके विपरीत भाषा के लिखित रूप को हम कई रूपों में संभाल कर रख सकते हैं। मतलब लिख लो, जैसे नोट्स क्यों बनाते हैं आप लोग, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना नोटबुक में, तो संभाल के रख लेते हैं। अगर भाषा का यह रूप नहीं होता तो हम ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का भंडार अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते। अभी देखिए अपन लोग 400 साल पुरानी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, पुराने से पुरानी ऋग्वेद वगैरह जो पुरानी से पुरानी किताबें हैं उनके बारे में पता चल जाता है। तो क्यों पता चल जाता है? क्योंकि ये राइटिंग में लिखी हुई हैं बुक्स वगैरह। भाषा के लिखित रूप के द्वारा ही ज्ञान, विज्ञान और साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इसलिए भाषा का यह रूप सचमुच ज्ञान, विज्ञान और साहित्य आदि के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, बून है। मतलब ये मौखिक भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे बच्चा परिवार में रहकर ही अपने आप सीख जाता है। लिखित भाषा को सीखने और अभ्यास, मतलब जब सीखते हैं ना लिखित भाषा, तो आप लिखते हैं ना, ए कैसे लिखा जाता है, आ कैसे लिखा जाता है, तो अभ्यास की आवश्यकता होती है। बोली किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर या सीमित क्षेत्रों में बोला जाता है वह बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बुंदेलखंड में बोले जाने वाली बोली बुंदेलखंडी है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली तथा राजस्थानी बोलियां अपने अपने क्षेत्र में बोली जाती हैं। ये मतलब एक एरिया में बोली जाती हैं। हमारे भारत में पहले 18 भाषाएं
मान्यता प्राप्त थी। कितनी? 18 भाषाएं पहले। इन भाषाओं में 4 बोलियां और जोड़कर इन्हें भी भाषा का रूप दे दिया। अब 4 बोलियां जोड़ी गई जिन्हें भाषा कहा गया। यह है बोडो, मैथिली, कोंकणी तथा डोंगरी। तो आपको क्या याद करना है? 18 पहले थी, फिर 4 और ऐड कर दी, बोलियों को भाषा का रूप दे दिया। बोडो, मैथिली, कोंकणी और डोंगरी। इस प्रकार भारत में अब 22 भाषाएं चलन में हैं। कितनी हैं? अब 22। पहले कितनी थी? 18। कितनी जोड़ी हैं? 4। कौन कौन सी? बोडो, मैथिली, कोंकणी, डोंगरी। भाषा और बोली में अंतर। भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है, जबकि बोली किसी विशेष क्षेत्र में सीमित होती है। बोली का साहित्य मौखिक तथा भाषा का साहित्य लिखित होता है। जो आपकी बोली होती है उसका साहित्य मौखिक होता है और भाषा का लिखित होता है। हम कह सकते हैं बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप मतलब क्षेत्र में बोली जाती है। जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो ये आपको याद करना है। स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, रूस में रूसी, जापान में जापानी, नेपाल में नेपाली, इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी, भारत में हिंदी, अरब में अरबी। ये आपको लर्न करना है और वॉइस मैसेज के थ्रू भेजना है। इसकी कोई नोटबुक नहीं बनेगी बेटा। लिपि। भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। जो भाषा यूज़ करते हैं, कुछ ध्वनियों का यूज़ करते हैं हम लोग। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है, चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। वे चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग एक अलग ढंग होता है। मतलब जैसे हिंदी है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है ना। जैसे हिंदी में घर, अंग्रेजी में हाउस। घर को हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। लिखने की इस विधि को ही लिपि कहा जाता है। अतः सरल शब्दों में कह सकते हैं किसी भी भाषा के लिखने की विधि, लिखने का ढंग लिपि कहा जाता है। इसको ढंग को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिखित चिन्ह अलग अलग होते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, तो आपको ये भी याद करना है। फ्रेंच भाषा है, रोमन लिपि है। जर्मन भाषा है, रोमन लिपि है। बंगाली भाषा, बांग्ला लिपि। उर्दू भाषा, फारसी लिपि। पंजाबी भाषा, गुरुमुखी लिपि। अंग्रेजी भाषा, रोमन लिपि। संस्कृत भाषा, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि। तो हमने ये आज पढ़ लिया, इतना ये कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हम नेक्स्ट में अपना पूरा कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूछा जाएगा हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। व्याकरण किसे कहते हैं? चलिए ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जो आपको कहा गया उतना वर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।